नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3 पावर इन लेवल 2 का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो कि एसबीसी डिवीजन में 2/12/2025 को टीबीटी मोड में कंडक्ट कराया गया था। तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट पूछे गए हैं और आप लोग को इसमें डिटेल सॉल्यूशन भी कराने वाले हैं। तो अगर आपका पेपर है तो यहाँ से क्वेश्चन आपको आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहेगी। वही दोस्तों, आप लोग बताना चाहूँगा कि अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको स्टडी मटेरियल की आवश्यकता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको स्टडी मटेरियल अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो बिना समय गंवाते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है कि किरचॉफ करंट लॉ केसीएल स्टेट दैट। किरचॉफ का धारा नियम केसीएल कहता है कि क्या कहता है कि द सम ऑफ करंट एंटरिंग अ नोड इक्वल द सम ऑफ करंट लीविंग द नोड, यानी किसी नोड में प्रवेश करने वाली धाराओं का योग नोड से निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सेम टू सेम जो आपका प्रश्न है ये एई के एग्जाम में भी आपका 70% में पूछा गया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन और आपका बी राइट होगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखें तो किरचॉफ का धारा नियम बताता है कि किसी भी नोड पर प्रवेश करने वाली कुल धारा बाहर निकलने वाली कुल धारा के बराबर होती है। यह आवेश संरक्षण के नियम पे आधारित है। यहाँ पे और समझते हैं कुछ नियम। ऐसे में नोड पर धाराओं का बीजगणितीय योग आपका जो होता है शून्य होता है। प्रपथ में नोडल विश्लेषण में इसका उपयोग होता है। और यहाँ पे धारा की बात कर रहा है तो धारा का जो इकाई होता है, यूनिट होता है, वह एम्पियर होता है। नेक्स्ट है दोनों प्रश्न, एकल लाइन आरेख में दर्शाया गया सर्किट ब्रेकर समानतः क्या दर्शाता है। एकल लाइन में आरेख में दर्शाया गया सर्किट ब्रेकर जो होता है आपका दर्शाता है ऑप्शन नंबर का बी, अ डिवाइस दैट प्रोटेक्ट एंड आइसोलेट अ सर्किट। ऐसा उपकरण जो सर्किट की सुरक्षा करता है और उसे अलग करता है। हालांकि आंसर जो दिया गया है यहाँ पे आंसर की में आपका ए दिया गया है, पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी होगा। ऐसा उपकरण जो सर्किट की सुरक्षा करता है और उसे अलग करता है वही आपका आइसोलेटर या सर्किट ब्रेकर होता है। ठीक है, यानी सर्किट ब्रेकर अधिभार और शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा करता है तथा खराबी होने पर जो होता है सर्किट को अलग करता है। तो यहाँ पे फैक्ट्स में अगर देखें तो आपका जो सर्किट ब्रेकर होता है खराबी पर स्वतः ट्रिप करता है। सुरक्षा और पृथक्करण के लिए इसका उपयोग होता है। सिंगल लाइन डायग्राम में मानक चिन्ह में इसे दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है घरेलू विद्युत ऊर्जा खपत मापने के लिए सामान्यतः कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये PYQ है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो राइट आंसर इसका जो होगा एनर्जी मीटर का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर का बी राइट होगा। ठीक है, ऊर्जा मीटर समय के साथ उपभोग की गई कुल विद्युत ऊर्जा को किलोवाट घंटा में मापता है। ठीक है, किसमें मापता है तो ध्यान रखिएगा ऊर्जा का जो इकाई होता है किलोवाट आवर होता है, न कि किलोवाट होगा। अगर किलोवाट अगर सिर्फ रहे तो आपका जो हो जाएगा पावर का हो जाएगा, उसका वाट होता है या किलोवाट भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो मेजर एनर्जी इन किलोवाट यूनिट होता है। यही जो यूनिट है आपका बिलिंग के लिए उपयोग होता है और कुल ऊर्जा खपत को यह दर्शाता है। यानी 4 नंबर प्रश्न है कि वोल्ट मीटर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है। वोल्ट मीटर का उपयोग जो है आपका वोल्टेज को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, और आपका ए मीटर जो होता है करंट को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है वोल्ट मीटर दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापता है और इसे समांतर में जोड़ा जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर याद रखिएगा। वोल्ट मीटर को दो बिंदुओं को बीच विभवांतर मापता है और इसे समांतर में जोड़ा जाता है। ठीक है, वोल्टेज की जो इकाई होती है वोल्ट होती है, इसे समांतर में जोड़ा जाता है और इसका जो होता है आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है। जो उपकरण वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध तीनों को माप सकता है वो क्या कहलाता है तो वह मल्टीमीटर कहलाता है। तो ऑप्शन और आपका सी राइट होगा। मल्टीमीटर यही एक उपकरण है जो वोल्टेज एमीटर और ओमीटर के कार्य करता है। ठीक है, यानी वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध को मापता है। एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के होते हैं और विद्युत परीक्षण का समान यह उपकरण है। नेक्स्ट है 6 नंबर प्रश्न, विद्युत धारा को मापने के लिए किस विद्युत मापक यंत्र का उपयोग किए जाते हैं।
ऊपर आपको वोल्टेज मापने के लिए पूछा था, नीचे आपका विद्युत धारा को मापने के लिए पूछा है, तो इसके लिए आपका जो उपयोग किया जाता है एमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, विद्युत धारा चालक में विद्युत आवेश का प्रवाह होती है, धारा मापने के लिए एमीटर का उपयोग किया जाता है। विद्युत धारा चालक में विद्युत आवेश का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, धारा मापने के लिए एमीटर का उपयोग किया जाता है और इसे परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है ताकि धारा एमीटर से होकर के गुजरे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका एमीटर होता है परिपथ में हमेशा जो होता है आपका सीरीज में जोड़ेंगे यानी श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और वोल्ट मीटर को हमेशा आपको पैरेलल में जोड़े जाता है। ठीक है, यानी मापे जाने वाला इकाई इसका एम्पियर होता है। कनेक्शन जो हम करेंगे हमेशा आपका एमीटर को श्रेणी क्रम में करेंगे और इसका आंतरिक प्रतिरोध बहुत ही कम होता है। ऊपर में आप लोग को बताए थे कि वोल्ट मीटर का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो वेरी हाई होता है, वही आपका जो एमीटर होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस वेरी लो होता है। नेक्स्ट है आपका क्लैंप मीटर धारा को किस प्रकार मापता है। क्लैंप मीटर अगर आप टेक्नीशियन होंगे तो आप देखे होंगे इसको यूज करके। तो क्लैंप मीटर आपका जो मापता है चालों को बिना छुए मापना। ठीक है, डायरेक्ट उसमें लगा देते हैं तारों के बीच में और उससे आपका मैग्नेटिक फील्ड बनता है और उससे यहाँ पे मापा जाता है, यानी मेजरिंग विदाउट टचिंग द कंडक्टर। तो ऑप्शन और आपका जो होगा बी राइट होगा। क्लैंप मीटर धारा वहन करने वाले चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को महसूस करके धारा मापता है, जिसे तार को काटने या अलग करने की आवश्यकता नहीं होता है। तो कई बार आपको ये पूछा गया है कि क्लैंप मीटर में जब धारा मापते हैं तो किस कारण से धारा का माप होता है, तो उसमें आपका चुंबकीय क्षेत्र बनता है, मैग्नेटिक फील्ड आपका महसूस करता है और उसी से उसकी धारा को या वोल्टेज को माप करता है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखें तो सर्किट खोले बिना धारा को मापता है आपका क्लैंप मीटर, या इसे टोंग टेस्टर भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं आपको टोंग टेस्टर भी आपको ये बता देगा और एक क्लैंप मीटर भी। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के सिद्धांत पर एक कार्य करता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ये जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र सिद्धांत पे कार्य करता है। तो ये भी पूछ देता है कि क्लैंप मीटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र के सिद्धांत पे कार्य करता है। आपका उस धारा मापने के लिए यह सुरक्षित होता है। इसके बाद है 8 नंबर प्रश्न, उद्योगों में विद्युत परिपथ को नियंत्रित और सुरक्षित करने के लिए किस उपकरण का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। यानी व्हिच डिवाइस वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री टू कंट्रोल एंड प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो किसका उपयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा जो MCB और MCCB आप देखे होंगे, आप घर में भी आप MCB देखे होंगे और अगर यहाँ पे MCCB का भी उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा। MCB और MCCB ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट दोनों से सुरक्षा प्रदान करता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप यहाँ पे ये पॉइंट जरूर नोट डाउन कर लेंगे। ये पूछ दिया जाएगा आपसे MCB किससे सुरक्षा करता है, तो ये ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट दोनों से आपका सुरक्षा प्रदान करता है। उसी में आपको एक दे देगा कि अर्थ से भी सुरक्षा प्रदान करता है, तो वो MCCB जो है आपका अर्थ से सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, परिपथ को नियंत्रित करने के लिए स्विचिंग की सुविधा भी यह देता है। तो ये 2-3 पॉइंट है MCCB और MCB के बारे में, ये जरूर नोट डाउन करेंगे। अब यहाँ पे समझते हैं MCB। देखिए, प्रोटेक्ट अगेंस्ट ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट आप लोग बताएं कि जो होता है MCB और MCCB का कार्य होता है। MCB कम धारा और MCCB जो है अधिक धारा के लिए उपयोग किया जाता है। यानी जहाँ पे अधिक धारा का प्रवाह हो रहा है, जैसे इंडस्ट्री में अगर कहीं पे ज़्यादा यूज है वहाँ पे MCCB का उपयोग करेंगे, अगर नॉर्मल है वहाँ पे MCB का उपयोग करेंगे। यहाँ भी MCB का भी टाइप होता है, आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो धारा पे डिपेंड करता है कि आपका MCB का यूज करना है या आपका MCCB का। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पैनल में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद है उद्योगों में वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव VFD का उपयोग किसके लिए किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जेई में तो कम से कम हजारों बार एक क्वेश्चन पूछा गया है VFD के बारे में। तो VFD जो होता है आपका कंट्रोल मोटर स्पीड, मोटर की गति को निरंतर आपका नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन और आपका बी राइट होगा। आप समझते हैं VFD मोटर को दी जाने वाली आवृत्ति और वोल्टेज को बदलकर
मोटर की गति को नियंत्रित करता है। तो VFD जो है किस प्रकार वर्क करता है, तो VFD जो है आपका फ्रीक्वेंसी को और वोल्टेज को सप्लाई को ये आपका चेंज कर देता है, जिसके कारण जो होता है मोटर की स्पीड में परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, यानी यहाँ पर देखें मोटर की गति और टॉर्क नियंत्रित करता है आपका VFD। विद्युत ऊर्जा की इससे बचत होती है और इसका उपयोग पंप, फैन और कन्वेयर में किया जाता है। 10वां प्रश्न है, मुख्य विद्युत आपूर्ति विफल होने पर बैकअप बिजली देने के लिए किस औद्योगिक उपकरण का उपयोग किया जाता है। बैकअप बिजली के लिए क्या करते हैं, तो UPS या DG सेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप कंप्यूटर में भी देखे होंगे, अगर लाइन कट गया तो उस पर UPS के थ्रू चलता है। अगर बिल्डिंग में अगर सप्लाई देना हो तो इसके लिए DG सेट का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ समझते हैं, जब मुख्य बिजली आपूर्ति बंद हो जाता है तब UPS या DG सेट बैकअप बिजली प्रदान करता है, जिससे आवश्यक आपका उपकरण चलते रहते हैं। यहाँ पे देखें तो प्रोवाइड इमरजेंसी बैकअप पावर, आपातकालीन बैकअप बिजली प्रदान करता है। UPS तुरंत सप्लाई देता है और DG जो है लंबे समय तक बैकअप देता है, यानी कुछ घंटे के लिए भी अगर बिजली चली गई तो DG सेट अगर आप चालू कर दिए तो आप उसे घंटों यूज कर सकते हैं। अस्पताल, उद्योग और डाटा सेंटर में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 11 नंबर प्रश्न, आपका वायवीय औद्योगिक मशीन में वायु दाब बनाए रखने के लिए सामान्यतः कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो उपयोग किया जाता है एयर कंप्रेसर का, तो ऑप्शन और आपका जो होगा C राइट होगा। देखिए एयर कंप्रेसर वायुमंडलीय हवा को संपीड़ित करके दबाव संग्रह करता है, जिससे वायवीय मशीन और उपकरण संचालित होते हैं। यानी देखिए तो विद्युत ऊर्जा को संपीड़ित हवा में यह बदलता है और वायवीय उपकरण एवं ऑटोमेशन में इसका उपयोग किया जाता है और वायु दाब 12 PSI में मापा जाता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका पूछ देगा कि जो होता है प्रेशर का आपका यूनिट क्या है, तो ये जो है आपका बार या PSI में आप इसे मेजर करते हैं। 12वां प्रश्न है आपका औद्योगिक PLC का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है। PLC के बारे में पूछ रहा है, यानी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो मुख्य उपयोग है आपका स्वचालित मशीन नियंत्रण और ऑटोमेशन में, तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा B राइट होगा। अब समझते हैं PLC क्या है। PLC का उपयोग औद्योगिक प्रक्रियाओं को स्वचालित करने के लिए किया जाता है, जैसे मोटर नियंत्रक, कन्वेयर संचालक और सुरक्षा लॉजिक पे इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी देखें तो रिप्लेस रिले बेस्ड कंट्रोल पैनल क्या ये स्थान लेता है और बॉक्स ऑन प्रोग्रामेबल लॉजिक प्रोग्राम किए गए लॉजिक पर यह कार्य करता है। निर्माण एवं ऑटोमेशन उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। 32वां प्रश्न है, मानक एकल चरण आपूर्ति में सामान्यतः क्या होता है। ठीक है, और स्टैंडर्ड सिंगल फेज सप्लाई टिपिकली कंसिस्ट ऑफ, तो आपका 1 लाइव एंड 1 न्यूट्रल, एक लाइव और एक न्यूट्रल होता है। तो ऑप्शन और आपका जो होगा B राइट होगा। अब समझते हैं यहाँ पे एक चरण आपूर्ति में एक फेज लाइव और एक न्यूट्रल होता है। ठीक है, जिससे पथ जो होता है पूरा होता है। यानी यहाँ पे देखें तो कॉमन जो वोल्टेज होता है आपका सिंगल फेज में आपका 230 वोल्ट होता है और घरेलू उपयोग में प्रचलित है। घरेलू में जो यही वोल्टेज दिया जाता है 230 वोल्ट। ठीक है, और इंडिया में जो समान जो फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज है। अमेरिका में कितना है, अमेरिका में आपका 60 हर्ट्ज है, 60 हर्ट्ज। 42वां प्रश्न है, 3 चरण आपूर्ति में सामान्यतः कितने लाइव कंडक्टर होते हैं। देखिए 3 फेज की बात कर रहा है। 3 फेज में आपका जो होता है तीनों के तीनों जो होते हैं आपका लाइव कंडक्टर होते हैं, यानी फेज ही होते हैं। तो ऑप्शन और आपका जो होगा C राइट होगा। इसमें क्या होता है आपका न्यूट्रल अलग से लिया जाता है। अब देखिए 3 चरण प्रणाली में 3 लाइव फेज तार होते हैं, जिनके बीच जो फेज जो डिफरेंस होता है 120 का होता है। ठीक है, कितने का होता है, 120 का होता है। अगर तीनों को मिलाए तो जो होता है बिल्कुल आपका सर्किट बनाता है, सर्कुलर बनाता है, यानी भारतीय 36 यानी 360 डिग्री। ठीक है, तो बिल्कुल आपका ये सर्कल हो गया। यहाँ पर देखें कि प्रोवाइड्स स्मूथ एंड कंटिन्यूस पावर, निरंतर और स्थिर शक्ति प्रदान करता है। मोटर और भार के लिए उपयोग किया जाता है। लाइन वोल्टेज अधिक होता है। ठीक है, लाइन वोल्टेज इज हायर देन सिंगल फेज।
ठीक है, तो लाइन वोल्टेज अधिक होता है इसमें। अब यहाँ पे सिंगल फेज सप्लाई इज कॉमनली यूज्ड। अभी आप लोगों को सिंगल फेज के बारे में यूज किए बोले थे कि सिंगल फेज का उपयोग है तो आपका घरेलू और छोटे भार वाले उपकरण के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन और आपका जो होगा बी राइट होगा। एक चरण आपूर्ति लाइट पंखे छोटे घरेलू उपकरण के लिए उपयोग होता है क्योंकि इसमें सरल वायरिंग और कम शक्ति का आवश्यकता होती है। यानी देखें तो आपका घर हो गया, दुकान हो गया, कार्यालयों में इसका उपयोग किया जाता है। कम शक्ति भार के लिए किफ़ायती है, भारी मोटर के लिए उपयोग नहीं होता है। भारी मोटर के लिए आपको 3 फेज का उपयोग किया जाता है। 16वां प्रश्न है, 3 चरण प्रणाली में किसी भी 2 फेज के बीच वोल्टेज समानता कितना होता है। अभी आप लोगों को पता है कि जो फेज डिफरेंस होता है आपका कितना होता है, 120 का होता है। तो 2 फेजों के बीच वोल्टेज समानता कितना होगा, तो यहाँ पे देख लीजिए 2 फेजों के बीच में यहाँ पे वोल्टेज की बात कर रहा है तो वोल्टेज जो होगा ऑप्शन नंबर आपका 380 से 340 वोल्ट होता है। यानी 440 इसी को कहते हैं 3 फेज को ही। यहाँ पे देखें तो भारत सहित कई देशों में 3 चरण प्रणाली का लाइन वोल्टेज लगभग 400 वोल्ट के करीब 415 वोल्ट होता है जो किसी भी 2 फेजों के बीच में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे रेंज दिया गया है 380 से 340 तक। बाकी जो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं वो मैच नहीं करते हैं। 415 के आसपास में जो आपका वोल्टेज देता है इसी के बीच में आता है 380 to 440 वोल्ट। यानी यहाँ पे देखें फेज वोल्टेज लगभग आपका 230 वोल्ट होता है। फेज वोल्टेज कितना होता है आपका 230 वोल्ट होता है। तो यहाँ पे ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा। लाइन वोल्टेज बराबर होता है √3 गुने आपका फेज वोल्टेज। तो यहाँ पे आप वैल्यू निकालेंगे तो 415 वोल्ट आएगा। जैसे लाइन वोल्टेज बराबर √3 गुना फेज वोल्टेज, ठीक है, यूज फॉर हैवी इंडस्ट्रियल लोड। तो आप 230 वोल्ट में आपको √3 से अगर गुना करेंगे तो वैल्यू आपको आ जाएगा। एक चरण स्थापना में न्यूट्रल तार का रंग समानता क्या होता है। सिंगल फेज में आपका न्यूट्रल के बारे में पूछ रहा है तो न्यूट्रल जो होता है सिंगल फेज में आपका ब्लैक ही होता है। ओके, भारत की पारंपरिक वायरिंग प्रणाली में न्यूट्रल का जो रंग समानता होता है काला होता है, फेज लाल होता है और जो आपका जो अर्थिंग होता है वो आपका हरा होता है। तो ये आपका सिंगल फेज का आपका कोडिंग हुआ। ठीक है, धारा के लिए वापसी मार्ग प्रदान करता है वो आपका न्यूट्रल होता है और समानता शून्य विभव पर होता है। पारंपरिक सिस्टम में काले रंग का पहचान होता है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि जब फेज वोल्टेज आपका मान लिया जाए कि 230 वोल्ट है तो न्यूट्रल में आपका कितना होगा, तो सेम ही होता है क्योंकि वह आपका वापसी मार्ग प्रदान करता है। जो फेज में होता है वही आपका न्यूट्रल में भी होता है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया जाता है। एक चरण स्थापना में अर्थ तार का रंग समानता क्या होता है। अभी आप लोग बताए वहाँ पे पूछा था आपका न्यूट्रल के बारे में, यहाँ पे पूछ दिया अर्थ के बारे में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ग्रीन। ठीक है, आप ये सारे पॉइंट हुए। विद्युत झटके से सुरक्षा प्रदान करता है, जमीन से जुड़ा होता है, रंग हरा या हरा पीला होता है। कहीं कहीं हरा पीला दोनों कलर का मिक्स करके दिया होता है, वो भी आपका जो होता है अर्थ का ही होता है। तो अर्थ तार सुरक्षा के लिए उपयोग होता है और इसे हरे रंग का पहचाना जाता है ताकि आपका ग्राउंडिंग आसानी से की जा सके। अब यहाँ पे नेक्स्ट है 3 चरण स्थापना में न्यूट्रल तार में क्या प्रवाहित होता है। देखिए यहाँ पे 3 फेज की बात हो रहा है तो 3 फेज में क्या रहा है कि न्यूट्रल तार में क्या प्रवाहित होता है, तो असंतुलित धारा का योग। ठीक है, द सम ऑफ अनबैलेंस्ड करंट। तो ऑप्शन और आपका जो होगा एक राइट होगा। 3 चरण स्थापना में न्यूट्रल तार में क्या प्रवाहित होता है, तो द सम ऑफ अनबैलेंस्ड करंट। ओके, संतुलित 3 चरण प्रणाली में न्यूट्रल जो होता है, न्यूट्रल धारा शून्य होती है। 3 चरण प्रणाली में न्यूट्रल धारा जो होती है शून्य होता है। जैसे कि ऊपर बताए कि तीनों के तीनों जो होता है आपका फेज होता है तो न्यूट्रल क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन असंतुलित होने पर न्यूट्रल में अनसुलित धारा का प्रवाहित होता है। ठीक है, लेकिन असंतुलन होने पर न्यूट्रल में जो है असंतुलित धारा प्रवाहित होता है। इन बैलेंस 3 फेज सिस्टम न्यूट्रल करंट इज 0 बट व्हेन लोड आर अनबैलेंस्ड द न्यूट्रल कैरी द आपका रिजल्टेंट अनबैलेंस्ड करंट। रिजल्टेंट आपका अनबैलेंस्ड करंट। ठीक है, यानी देखें तो 0 करंट इन बैलेंस्ड लोड और कैरीज अनबैलेंस्ड करंट और इम्पोर्टेंट फॉर सिस्टम स्टेबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पे MCCB से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है
तो लाइटिंग सर्किट के लिए किस प्रकार एमसीबी का उपयोग किया जाता है, जैसा कि ऊपर बताए थे कि एमसीबी का भी टाइप होता है। तो लाइटिंग सर्किट के लिए जो उपयोग होगा आपका बी टाइप का, तो ऑप्शन और आपका जो होगा ए राइट होगा। टाइप बी एमसीबी आपका इनरश करंट पर ट्रिप करता है, लाइटिंग व घरेलू सर्किट के लिए उपयोग किया जाता है। यानी टाइप बी एमसीबी ट्रिप एट लो इनरश करंट एंड इन सुटेबल फॉर लाइटिंग एंड डोमेस्टिक सर्किट वेयर करंट सर्ज इज स्मॉल। जहाँ पे कम आपका करंट सर्ज है तो वहाँ पे आपका बी टाइप का उपयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखें, ट्रिप एट 3 to 5 टाइम्स रेटेड करंट, अगर जितना करंट यहाँ पे प्रवाह हो रहा है अगर उससे 3 से 5 गुना अगर ज़्यादा करंट होता है, उस कंडीशन में जो है टाइप बी एमसीबी आपका ट्रिप करता है। लाइटिंग व रजिस्टिव लोड के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो आपका ये भी पूछा जा सकता है कि रजिस्टिव लोड में ही आता है, लाइटिंग फैन ये सभी आता है, तो इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। टाइप सी मोटर के लिए, टाइप डी भारी इनरश के लिए। ठीक है। टाइप सी किसके लिए, तो मोटर के लिए, और टाइप डी जो होता है आपका भारी है आपका इनरश के लिए उपयोग किया जाता है। अगर भारी ज़्यादा अगर करंट की प्रवाह हो रहा है वहाँ पे डी टाइप का उपयोग करेंगे, सिंपली मोटर में आपको सी टाइप का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे पूछा है पंप आदि जैसे प्रेरण परिपथ के लिए किस प्रकार का एमसीबी का उपयोग करेंगे। तो जैसे मोटर के बारे में पूछे तो यहाँ पे इंडक्शन मोटर के बारे में पूछ रहा है, प्रेरणीय पदार्थ यानी इंडक्टिव सर्किट के लिए पूछ रहा है, इस कंडीशन में आपका उपयोग करेंगे सी। तो ऑप्शन और आपका बी राइट होगा। पंप और मोटर जैसे प्रेरणीय रोड, ठीक है, स्टार्ट के समय अधिक करंट लेता है। टाइप सी एमसीबी का इनरश करंट को सहन कर सकता है और ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट की सुरक्षा से ट्रिप कराता है। तो ध्यान रखिएगा, जो आपका मोटर होते हैं, पंप होते हैं, उसमें कैसा आपका लोड होता है, तो आपका इंडक्टिव लोड होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ट्रिप एट अबाउट 5 to 10 टाइम्स रेटेड करंट, बी टाइप कितना कर रहा था 3 to 5, ये आपका सी जो कर रहा है 5 to 10 कर रहा है। ठीक है, आपका मोटर पंप प्रेरणीय रोड में इसका उपयोग किया जाता है। टाइप बी लाइटिंग के लिए और टाइप डी जो होता है भारी इनरश के लिए। नेक्स्ट है यूपीएस और आपका एसएमपीएस बिजली आपूर्ति इकाई के लिए किस प्रकार का एमसीबी का उपयोग करते हैं। यूपीएस में जो आपका उपयोग किया जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, डी टाइप का। ठीक है, बिजली आपूर्ति की इकाइयों में यहाँ पे आपका लोड ज़्यादा होता है तो इसमें आपका डी का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, यूपीएस और एसएमपीएस चालू करते समय आपका कैपेसिटर के कारण अधिक इनरश करंट लेता है। जब ऊपर बताए थे कि जहाँ पे ज़्यादा करंट लेगा वहाँ पे आपका डी टाइप का उपयोग होगा। गलत ट्रिपिंग से बचने के लिए आपका सी टाइप आपका एमसीबी उपयोग होता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे डी टाइप का होता है, तो ध्यान रखिएगा किस टाइप का, डी टाइप का उपयोग होता है, ये गलत लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो आपका टाइप डी राइट आंसर होगा। मध्यम रस करंट सहन कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक पावर सप्लाई के लिए उपयुक्त है, फॉल्ट पर तेज सुरक्षा देता है। उसके बाद है आपका 28 नंबर प्रश्न, लीकेज करंट से लोगों को विद्युत झटके से बचने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है। लीकेज करंट से लोगों को विद्युत झटके बचने के लिए आपका आरसीडी या आरसीसीबी, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे इसके बारे में। तो आरसीडी इसमें उपयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए तो आरसीसीबी लीकेज करंट को पहचान कर तुरंत सप्लाई काट देता है जिससे विद्युत झटका नहीं लगता है। ठीक है, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट इलेक्ट्रिक शॉक, विद्युत झटके से सुरक्षा देता है। करंट असंतुलित सिद्धांत पर कार्य करता है। समांतर संवेदनशीलता आपका 30 मिली एम्पियर होती है। तो आरसीसीबी और आरसीडी, शॉर्ट में बोले तो आरसीडी और आरसीसीबी जो होता है आपका लीकेज करंट को पहचान कर इसको सप्लाई काटता है, यानी आपका अर्थ से ये सुरक्षा देता है। नेक्स्ट है आपका फ्यूज विद्युत परिपथ में सुरक्षा कैसे देता है। तो फ्यूज के बारे में तो जानते ही होंगे, स्वस्ति सीमा से अधिक धारा होने पर पिघल जाता है। तो ऑप्शन और आपका बी राइट होगा। ठीक है, अधिक धारा प्रवाहित होने पर फ्यूज आपका तार पिघल जाता है और परिपथ टूट जाता है जिसके उपकरण सुरक्षित होते हैं। ठीक है, एक बार उपयोग होने वाला सुरक्षा उपकरण है और अधिक धारा से सुरक्षा देता है। ये आपका एम्पियर में रेटेड होता है। फ्यूज किससे मापते हैं, तो एम्पियर में मापते हैं कितना एम्पियर का फ्यूज लगा हुआ है। ओके, 25वां प्रश्न है, घर में दोष धारा को कम प्रतिरोध वाला मार्ग देने के लिए किसका उपयोग किया जाता है।
इसमें अर्थिंग सिस्टम का उपयोग करेंगे। तो ऑप्शन और आपका जो होगा बी राइट होगा। ठीक है, अर्थिंग दोष धारा को सुरक्षित रूप से जमीन में भेजने के लिए कम प्रतिरोध वाला मार्ग प्रदान करती है, जिससे झटका नहीं लगता है। ठीक है, तो मानव उपकरण की सुरक्षा करता है, वोल्टेज स्थिरता बनाए रखती है, अर्थ रेजिस्टेंस कम होना इसका चाहिए। 26वां प्रश्न है, एमसीबी मुक्ता किस कारण से ट्रिप होती है। एमसीबी के बारे में ऊपर चर्चा किए थे, तो ये दोनों में काम करता है, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट में। तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा। ठीक है, ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट के कारण अधिक धारा बहने पर एमसीबी स्वतः ट्रिप होकर वायरिंग और उपकरणों की सुरक्षा करती है। प्रोवाइड्स ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन यानी स्वचालित सुरक्षा देता है। ट्रिप के बाद रीसेट किया जा सकता है। ओवर करंट और शॉर्ट सर्किट से यह सुरक्षा देता है। 27 नंबर प्रश्न है आपका कि एसपीडी का मुख्य कार्य क्या है। एसपीडी कहने का मतलब सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस। सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस, तो इसका मुख्य जो कार्य है आपका वोल्टेज स्पाइक से उपकरणों की सुरक्षा करना, यानी प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट फ्रॉम वोल्टेज स्पाइक्स। ओके, तो एसपीडी बिजली गिरने या स्विचिंग के कारण उत्पन्न अचानक वोल्टेज से उपकरणों की सुरक्षा करता है। अतिरिक्त वोल्टेज को सुरक्षित रूप से अर्थ को भेजता है, संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की रक्षा करता है और पैनल और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में इसे लगाया जाता है। उसके बाद 28 नंबर है आरसीबीओ ट्रिप व्हेन इज। आरसीबीओ किस स्थिति में ट्रिप करेगा। तो आरसीबीओ है शॉर्ट सर्किट और लीकेज करंट दोनों में आपका यूज किया जाता है। तो आपका लीकेज के कंडीशन में, शॉर्ट सर्किट के दोनों के कंडीशन में आरसीबीओ ये वर्क करता है। तो ऑप्शन और आपका जो होगा एक राइट होगा। यहाँ पे देखिए आरसीबीओ, एमसीबी और आरसीसीबी दोनों का कार्य करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आरसीबी जो है एमसीबी और आरसीसीबी दोनों का कार्य करते हैं, इसलिए शॉर्ट सर्किट और लीकेज करंट पर ट्रिप करता है। ठीक है, आरसीबीओ रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर विथ ओवर करंट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर विथ ओवर करंट और लीकेज दोनों से सुरक्षा देता है। आधुनिक इंस्टॉलेशन में इसका उपयोग किया जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में यह जगह बचाता है, क्योंकि अगर यहाँ पे आरसीबी एमसीबी भी लगा रहे हैं, आरसीसीबी भी लगा रहे हैं तो ज़्यादा स्पेस लेगा। उस कंडीशन में आप एक सिंगल लगा सकते हैं आरसीबीओ रेसिडुअल करंट सर्किट विथ ओवर करंट। 29वां प्रश्न है इन्वर्टर एसी समानता एसी से अधिक ऊर्जा कुशल क्यों होता है। इन्वर्टर एसी समान एसी से अधिक ऊर्जा कुशल क्यों होता है। आप लोग जाते होंगे लेने के लिए तो कहते हैं मेरे को इन्वर्टर वाला दे दो, इन्वर्टर कम बिजली खपत करेगा। कैसे करता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर आपका जो होगा बी, यानी वेरिएबल स्पीड कंप्रेसर डेट एडजस्ट पावर यूज, यानी परिवर्तनीय गति वाला कंप्रेसर जो बिजली उपयोग नियंत्रित करता है। यहाँ पे समझते हैं इन्वर्टर एसी आवश्यकता अनुसार कंप्रेसर की गति बदलता है, यानी अगर आपको कूलिंग ज़्यादा चाहिए तो स्पीड आपका पकड़ेगा कंप्रेसर, अगर नहीं तो नॉर्मल हो जाता है। नॉर्मल होता है वर्क कम करेगा तो बिजली की खपत कम होती है, जिससे बिजली की क्या होती है, बचत होती है। यानी इन्वर्टर एसी जो होता है कम बिजली खपत करता है, स्थिर तापमान बनाए रखता है और कंप्रेसर की आयु इसमें अधिक होती है। 39वां प्रश्न है ऊर्जा कुशल वाट हीटर मुक्त बिजली कैसे बचाता है। ऊर्जा कुशल वाट हीटर ये जो होता है एनर्जी इफिशियंट वाटर जो हीटर सेव इलेक्ट्रिसिटी मेनली कैसे करता है, तो इसमें भी आपका जो होता है उन्नत इंसुलेशन और बेहतर हीटिंग तत्वों से, यानी यूजिंग एडवांस्ड इंसुलेशन एंड बेटर हीटिंग एलिमेंट से बचाता है। तो ऑप्शन और आपका जो होगा एक राइट होगा। ठीक है, बेहतर इंसुलेशन गर्मी की हानि कम करता है, उन्नत हीटिंग तत्व ऊर्जा को अधिक प्रभावी ढंग से ऊष्मा में बदलता है। यानी यहाँ पे देखें तो आपका रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बिल बिजली बिल को कम करेगा, पानी का तापमान लंबे समय तक बनाए रखता है और पर्यावरण के लिए काफ़ी फ्रेंडली होता है। 31वां प्रश्न है स्मार्ट प्लग ऊर्जा दक्षता में किस प्रकार योगदान करते हैं। स्मार्ट प्लग जो होता है आपका निष्क्रिय उपकरणों को डिस्कनेक्ट करना और उपयोग की निगरानी करना। तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा। ये क्या करते हैं स्मार्ट प्लग निष्क्रिय उपकरणों को स्वतः बंद कर देता है और बिजली उपयोग की निगरानी करने में मदद करता है, जिससे ऊर्जा की बचत होती है। यानी स्टैंड बाय पावर लॉस को यह कम कर देता है, मोबाइल ऐप से नियंत्रित किया जा सकता है और ऊर्जा निगरानी सुविधा देता है। 32 नंबर है मानक के अनुसार वायरिंग में जोड़ कैसे होना चाहिए। देखिए आपका स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड डेट ज्वाइंट इन वायरिंग शुड भी कैसा होना चाहिए, तो जहाँ तक संभव हो जोड़ से बचना चाहिए। आपको कोशिश करना चाहिए कि जोड़ इसमें ना हो। ठीक है, जोड़ से प्रतिरोध बढ़ता है, गर्मी उत्पन्न होती है और खराब की संभावना बढ़ती है, इसलिए मानक अनुसार जोड़ से बचना चाहिए। ठीक है, अधिक जोड़ सुरक्षा कम करते हैं, वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है, यदि जोड़ आवश्यक हो तो उचित इंसुलेशन इसमें जरूरी होता है।
33 नंबर प्रश्न है, IS 732 के अनुसार सर्किट सुरक्षा के लिए कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो प्रत्येक सर्किट में उचित सुरक्षा उपकरण होना चाहिए। तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा। IS 732 के अनुसार प्रत्येक सर्किट में अलग अलग सुरक्षा होनी चाहिए ताकि सुरक्षा बनी रहे और फॉल्ट से आसानी से अलग किया जा सके। ठीक है, यानी विद्युत वायरिंग स्थापना को कवर करता है, सुरक्षा पर विशेष जोर देता है, अलग सुरक्षा से विश्वसनीयता इसमें बढ़ती है। घर के लाइटिंग सर्किट के लिए कौन सा कंडक्टर क्रॉस सेक्शनल एरिया उपयोग किया जाता है? तो आपका 1.5 स्क्वायर mm कॉपर का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन आपका जो होगा एक राइट होगा। लाइटिंग सर्किट में धारा वहन कम होती है, इसलिए आपका 1.5 वर्ग मिमी तांबे का तार पर्याप्त होता है, किफायती होता है। ठीक है, यानी 1.5 स्क्वायर mm का उपयोग करते हैं तांबा का तार का। लाइटिंग लोड के लिए उच्च चालकता देता है, घरेलू वायरिंग में सामान्यतः इसका उपयोग किया जाता है। और 35 नंबर प्रश्न है आज का अंतिम प्रश्न, घर में पावर सर्किट आपका 2.5 किलोवाट से अगर कम के लिए कौन सा कंडक्टर और क्रॉस सेक्शनल एरिया का उपयोग किया जाएगा? तो ऊपर आप लोग को बताए थे आपका 2.5 किलोवाट से कम के लिए, तो इसमें आपका 2.5 आपका mm कॉपर वायर का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा डी राइट होगा। ठीक है, पावर सर्किट में धारा अधिक होती है, इसलिए सुरक्षा और कम ताप के लिए आपका 2.5 वर्ग मिमी तांबे तार का उपयोग किया जाता है। पावर सॉकेट उपकरणों के लिए उपयोग किया जाता है, वोल्टेज ड्रॉप कम करता है, अधिक धारा सोचित रूप से वहन करता है। 37वां प्रश्न है, मिनिमम क्लियरेंस बिटवीन अंडरग्राउंड पावर केबल एंड कम्युनिकेशन केबल इज। भूमिगत बिछाई गए बिजली के केबलों और संचार के केबलों के बीच न्यूनतम निकासी कितनी होती है? तो 300 मिमी होती है। तो ऑप्शन और आपका एक राइट होगा। ठीक है, पावर और संचार केबल के बीच मानक दूरी जो है आपका 300 mm है। ऐसे केबल की क्रॉसिंग किस कोण पर होते हैं? तो इसका जो होता है आपका समकोण पर होते हैं। क्रॉसिंग पर अतिरिक्त सुरक्षा क्या होता है? तो टाइल्स और इसमें डक्ट होते हैं। ठीक है, 37वां प्रश्न है, लिफ्ट में प्रकाश आपूर्ति बिंदुओं के लिए उपयोग किए जाने वाले तार किस प्रकार के होंगे? तो इसमें जो होता है आपका FS टाइप का उपयोग किया जाता है। आग लगने और धुआं से बचने के लिए यहाँ पे FRLS का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपका इस पेपर से वायरिंग नियम के अनुसार लिफ्ट का जो हेतु FS टाइप निर्धारित किया गया है। ठीक है, FS का पूर्ण रूप होता है आपका फायर सेफ। ठीक है, और लिफ्ट लाइट पॉइंट में इसका उपयोग किया जाता है। पर्पस जो है शाफ्ट में अग्नि की सुरक्षा करना। ठीक है, उसके बाद 38 नंबर प्रश्न है, किसी भी विद्युत स्थापना पर कार्य करने के लिए क्या आवश्यक है? तो क्या आवश्यक होता है? वायरमैन लाइसेंस। वायरमैन के पास लाइसेंस होना चाहिए। सुरक्षित और वैध विद्युत कार्य हेतु वायरमैन लाइसेंस आवश्यक है। विद्युत कार्य हेतु अधिकृत कौन होता है? तो लाइसेंसी धारी जो वायरमैन होते हैं वही होते हैं। लाइसेंस कौन जारी करता है? तो आपका इलेक्ट्रिकल अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है। लाइसेंस का उद्देश्य क्या होता है? सेफ्टी एंड आपका कंप्लायंस। बिना लाइसेंस कार्य करने पर आपका कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है। एसीबी में आर्क शमन कहाँ होता है? एसीबी में आर्क शमन कहाँ होता है? वायु में। ऑप्शन आपका सी राइट होगा। ठीक है, एसीबी में आर्क शमन के लिए वायु का उपयोग किया जाता है। एसीबी का फुल फॉर्म होता है एयर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, एसीबी में आर्क का माध्यम जो होता है वायु होता है। किसी सिस्टम का उपयोग लो वोल्टेज सिस्टम इसका उपयोग किया जाता है। एसीबी का लाभ क्या है? तो ये सरल और आपका किफायती होते हैं। 40वां प्रश्न है कि टिपिकल LV ACB ऑपरेट्स अप टू। एक समान LV ACB किस वोल्टेज तक संचालित होते हैं? तो 400 वोल्ट से लेकर के आपका 690 वोल्ट तक। तो ऑप्शन आपका जो होगा सी राइट होगा। LV ACB कम वोल्टेज वितरण के लिए 690 वोल्ट तक उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए रेंज आपका ACB LV रेंज में 690 वोल्ट तक। उसके बाद कॉमन रेटिंग जो होता है 440 से 690 वोल्ट तक होते हैं। कहाँ लगाए जाते हैं? LT पैनल में। उद्देश्य आपका प्रोटेक्शन एंड स्विचिंग के लिए होता है। 41वां प्रश्न, उद्योगों में विद्युत सुरक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है आपका प्रिवेंट एक्सीडेंट, इक्विपमेंट डैमेज एंड लॉस ऑफ लाइफ। तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा। ठीक है, यहाँ पे देखें तो विद्युत सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य दुर्घटना को रोकना होता है। किसकी सुरक्षा करता है? तो मानव जीवन एवं उपकरण का करता है। यह कहाँ आवश्यक है? उद्योग एवं कार्यस्थल पर जरूरी होता है। और खराब सुरक्षा का परिणाम क्या है? दुर्घटना व नुकसान हो सकता है इसके कारण। ठीक है, आपका लॉकआउट टैग आउट लूटो प्रोसीजर का यूज टू। तो आपका लॉकआउट टैग आउट लोटो प्रक्रियाओं का उपयोग किस लिए किया जाता है? क्यों किया जाता है? तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा। रखरखाव के दौरान आकस्मिक विद्युत आपूर्ति रोकना। ठीक है, प्रिवेंट एक्सीडेंटल आपका इनर्जेशन ड्यूरिंग मेंटेनेंस। ठीक है, लोटो रखरखाव के समय उपकरण को डी एनर्जाइज रखा जाता है। ठीक है, लोटो
का प्रूफ होता है लॉकआउट टैग आउट। ठीक है। पर्पस ऑफ लोटो प्रिवेंट टेक्निकल आपका इनर्जाइजेशन। यह कब उपयोग होता है? तो रख रखाव कार्य में होता है। यह सुनिश्चित कराता है क्या? तो कार्यकर्ता सुरक्षा का, वर्कर सेफ्टी का। ठीक है। 43 नंबर प्रश्न है, इंसुलेटेड दस्ताने, फेस शील्ड और सुरक्षा जूते किसके उदाहरण है? तो पीपीई का है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का है। तो ऑप्शन आपका जो होगा बी राइट होगा। ठीक है। पीपीई का कभी बहुत बार क्वेश्चन पूछ दिया गया है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है। ठीक है। इसका उद्देश्य आपका वर्कर प्रोटेक्शन। ठीक है। एग्जाम्पल ग्लव्स, शूज, फेस शील्ड हो गया, यूज्ड इन हैजर्ड वर्क्स एरियाज। 44वां प्रश्न है, औद्योगिक विद्युत पैनल संचालित करने की अनुमति किसे है? औद्योगिक विद्युत पैनल संचालित करने की जो अनुमति है आपका ओनली ट्रेन एंड ऑथराइज्ड पर्सन। ठीक है। तो आपका केवल प्रशिक्षित अधिकृत कर्मचारी को ही ये अलाउ होता है। विद्युत पैनल केवल प्रशिक्षित व्यक्ति ही संचालित कर सकता है। पैनल कौन चला सकता है? अधिकृत व्यक्ति। प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है? सुरक्षाकरण से। गलत संचालन का खतरा, विद्युत दुर्घटना कहाँ पाए जाते हैं? तो उद्योग में। उसके बाद है 45वां प्रश्न, विद्युत उपकरण को छूने से पहले सुरक्षित कार्य पद्धति क्या है? छूने से पहले आपका टेस्ट द सर्किट टू कन्फर्म डी इनर्जाइजेशन। तो ऑप्शन आपका जो होगा बी राइट होगा। छूने से पहले सर्किट का परीक्षण करें, सुनिश्चित करें कि धारा है या नहीं। ठीक है। छूने से पहले वाला कदम है सर्किट का परीक्षण करना। परीक्षण क्यों जरूरी है? धारा न होने की पुष्टि। और परीक्षण उपकरण जो है टेस्टर या मल्टीमीटर से कर सकते हैं। इसे अनदेखा ना करें पर करंट लग सकता है। ठीक है। उद्योगों में चेतावनी बोर्ड और खतरे के लेवल किस में मदद करते हैं? किस में मदद करते हैं? अलर्ट वर्कर ऑफ इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स। ऑप्शन आपका जो होगा बी राइट होगा। चेतावनी संकेत कर्मचारियों को विद्युत खतरों को सावधान करता है। ठीक है। चेतावनी बोर्ड का उद्देश्य खतरे की जानकारी कहाँ लगाए जाते हैं? पैनल उपकरण के पास में। खतरे के संकेत का रंग होता है लाल पीला। क्यों रोकता है? दुर्घटनाएं को। क्या रोकता है? तो दुर्घटनाएं को रोकता है। 47वां प्रश्न, विद्युत प्रणाली का नियमित निरीक्षण और रखरखाव आवश्यक है। तो क्यों आवश्यक है? तो दोषों का शीघ्र पता एवं सुरक्षित संचालन। ऑप्शन आपका जो होगा बी राइट होगा। ठीक है। नियमित जांच से दोष जल्दी पता चल जाते हैं और आपका सुरक्षा बनी रहती है। निरीक्षण का उद्देश्य दोष का शीघ्र पता करना। क्या आपका सुनिश्चित कराता है? सुरक्षित संचालन। कब किया जाता है? नियमित अंतराल पे। क्या ये रोकता है? तो ब्रेक डाउन रोकता है। उसके बाद है विद्युत आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक की सिफारिश की गई? विद्युत आग के लिए आपका जो उपयोग किया जाता है CO2 एक्सटिंग्विशर। तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा। ठीक है। CO2 विद्युत चालक नहीं होते हैं, सुरक्षित रूप से आग बुझाता है। ठीक है। विद्युत आग हेतु उपयुक्त आपका CO2 है। CO2 क्यों है? क्योंकि यह नॉन कंडक्टिव है यानी अचालक है। कैसे काम करता है? ऑक्सीजन को हटा देता है और आपका लिप्स रेसिड्यू ये क्या होता है? ये अफसोस छोड़ता है, तो कुछ नहीं छोड़ता है। इसके बाद में है विद्युत आग किस वर्ग में आती है? तो ये जो है आपका सी में आता है। तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा। विद्युत आग को कक्षा सी में रखा गया है। ठीक है। क्लास सी फायर रेफर टू इलेक्ट्रिकल फायर। ठीक है। एक्सटिंग्विशर CO2 DCP टाइप इसमें उपयोग किया जाता है। पानी का उपयोग वर्जित होता है और रिस्क है इलेक्ट्रिक शॉक का। 50 नंबर, विद्युत पैनल की आग पर किस अग्निशामक का उपयोग नहीं करना चाहिए? तो वाटर बेस्ड एक्सटिंग्विशर का। ऑप्शन आपका सी राइट होगा। पानी विद्युत चालक है और करंट लग सकता है। ठीक है। विद्युत आग में आपका असुरक्षित होता है पानी। सेफ ऑप्शन आपका CO2 DCP। रिस्क ऑफ वाटर। ठीक है। और यूज फॉर अच्छा ये आग पानी का है यूज कर सकते हैं, तो क्लास ए टाइप के फायर के लिए यूज कर सकते हैं। CO2 अग्निशामक मुक्त किस प्रकार का कार्य करता है? तो किस प्रकार करता है? तो ऑक्सीजन हटाकर आग को दबाना। तो ऑप्शन आपका जो होगा बी राइट होगा। ठीक है। CO2 कैसे काम करता है? तो ऑक्सीजन को हटा देता है। किसके लिए उपयुक्त है? तो विद्युत आग के लिए। उपयोग के बाद अवशेष नहीं छोड़ता है, चलकता। तो क्या होता है? यह अचालक होता है, नॉन कंडक्टिव होता है। 50 आपका 2 नंबर प्रश्न है, शुष्क रासायनिक पाउडर अग्निशामक प्रभावी होते हैं क्योंकि वे क्या करते हैं? DCP दहन की रासायनिक श्रृंखला को तोड़ देते हैं। तो ऑप्शन आपका जो होगा बी राइट होगा। आग की रासायनिक प्रक्रिया को आपका रोकते हैं। ठीक है। DCP दहन की रासायनिक श्रृंखला को तोड़ देता है। DCP कैसे काम करता है? रासायनिक श्रृंखला को तोड़ करके। ठीक है। उसको सुटेबल फॉर इलेक्ट्रिकल आपका फ्लेमेबल फायर। ठीक है। उसके बाद में आपसे छोड़ता है, तो हाँ ये छोड़ता है। समान प्रकार आपका ABC पाउडर है। PVC केबल की तुलना में XLP केबलों में समानता होते हैं। तो क्या होते हैं? तो ऑप्शन आपका जो होगा बी राइट होगा। अधिक धारा वहन क्षमता। तो ऑप्शन आपका जो होगा बी राइट होगा। ठीक है।
फुल फॉर्म XLPE का होता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीथीन, ठीक है। एडवांटेज ओवर PVC हायर करंट कैपेसिटी होता है, ठीक है, और टेम्परेचर रेजिस्टेंस हाई होता है, यूज इन पावर केबल। 54 प्रश्न है XLPE इंसुलेशन का समान अधिक सतत संचालन तापमान क्या है? तो ये होता है आपका 90 डिग्री C होता है। XLPE इंसुलेशन जो है 90 डिग्री C पर सतत कार्य कर सकता है, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट सर्किट कंडीशन में आपका 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक सह सकता है। PVC से बेहतर है ताप सहन क्षमता, यूज्ड फॉर LT/ST केबल्स। 55 नंबर प्रश्न है PVC इंसुलेशन का समान अधिक सतत संचालन तापमान कितना है? PVC का जो है आपका 70 डिग्री C है, तो ऑप्शन आपका जो होगा B राइट होगा। PVC का 70 हो गया, XLPE का हो गया आपका 90 डिग्री, ठीक है। PVC इंसुलेशन तापमान 70 डिग्री तक कार्य कर सकता है। PVC अधिकतम तापमान 70 आपका किससे कम है? तो XLPE से कम है। का उपयोग घरेलू वायरिंग में, एडवांटेज लो कॉस्ट। 56 नंबर प्रश्न है किस प्रकार का LV केबल बेहतर यांत्रिक शक्ति और तापीय प्रदर्शन देता है? तो कौन सा देता है? XLPE, तो ऑप्शन आपका जो होगा B राइट होगा, ठीक है। XLPE PVC से अधिक यांत्रिक शक्ति व ताप सहन क्षमता देता है, ठीक है। बेटर LV केबल फॉर स्ट्रेंथ, ठीक है। XLPE तापीय प्रदर्शक अधिक होता है। उपयोग कहाँ होता है? पावर इंस्टॉलेशन में। PVC की सीमा कम ताप सहन। XLPE केबल PVC की तुलना में किस वातावरण के लिए अधिक होता है? तो B होगा अधिक लोड, अधिक ताप, बाहरी इंस्टॉलेशन। ऑप्शन आपका B राइट होगा। XLPE अधिक लोड, अधिक ताप सहन करती है। बाहरी उपयोग हेतु इसका उपयोग था। भारी लोड हेतु बेहतर आपका XLPE है, ठीक है। आउटडोर सुटेबिलिटी आपका यस होता है। उसके बाद तापमान सहन अधिक होता है। उसके बाद कंपेयर टू PVC मोर ड्यूरेबल। अर्थिंग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो C होता है करंट वोल्टेज से सुरक्षा करना, तो ऑप्शन आपका C राइट होगा। अर्थिंग फॉल्ट करंट के लिए सूचित भाग देती है और करंट आपका बचाती है, ठीक है, करंट से बचाती है। अर्थिंग का उद्देश्य करंट से सुरक्षा मार्ग देता है। फॉल्ट करंट का किससे जुड़ा होता है? अर्थ इलेक्ट्रोड से। कहाँ उपयोग होता है? सब इंस्टॉलेशन में। उसके बाद है 59 नंबर, अर्थ फॉल्ट होने पर फॉल्ट कहाँ लौटता है? तो कहाँ से लौटता है? C अपने स्रोत पर, ठीक है। बैक टू इट्स सोर्स, ट्रांसफार्मर, जनरेटर, ठीक है। फॉल्ट करंट सर्किट पूरा कर अपने स्रोत पर लौटता है। फॉल्ट करंट का मार्ग स्रोत की ओर, अर्थ की भूमिका चालक मार्ग, ठीक है। स्रोत उदाहरण ट्रांसफार्मर, सिद्धांत, परिबंध, परिपथ। इसके बाद 60 नंबर, हाथ से पैर तक बहने पर कितनी धारा घातक हो सकती है? 40 मिली एम्पियर से अधिक है तो घातक हो सकती है, तो ऑप्शन आपका जो होगा एक राइट होगा, सॉरी B राइट होगा। लगभग 40 मिली एम्पियर धारा हृदय पर घातक प्रभाव डाल सकती है, ठीक है। खतरनाक मार्ग, हाथ से पैर, प्रभाव हृदय विकम्पन और सुरक्षा उपकरण आपका RCD। जब किसी को बिजली का झटका लगे तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ऑप्शन आपका C राइट होगा। विद्युत आपूर्ति बंद करना चाहिए। बिजली बंद करने से करंट रुकता है और सूचित बचाव संभव हो सकता है। पहला कदम सप्लाई बंद करना, क्यों? करंट को रोकना है। इसके बाद प्राथमिक उपचार, इसके किससे बचना चाहिए? तो सीधे छूने से, डायरेक्ट नहीं छूना चाहिए। उसके बाद है 68 नंबर, किसी व्यक्ति को जीवित कंडक्टर से अलग करने के लिए क्या उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन आपका जो B राइट होगा। लकड़ी, सूखी, अचालक वस्तु, तो ऑप्शन आपका B राइट होगा। अचालक वस्तु बचाने वाले को करंट से बचाती है। सूचित वस्तु लकड़ी, सूखी, अचालक होगा। किसे बचे? धातु, गीली वस्तु से। उद्देश्य सूचित अलग करना, हाथ से छूने का खतरा, बचाने वाले करंट को, ठीक है। CRP कब करना चाहिए? तो कब करना चाहिए? सांस व नाड़ी नहीं है, ठीक है। नॉट ब्रीथिंग एंड हैज नो पल्स। आपका CPR सांस एवं रक्त संचार बहाल करने हेतु किया जाता है। CPR का पूर्ण होता है कार्डियोपल्मोनरी आपका रेसिस्टेंस। कब आवश्यक है? सांस और नाड़ी नहीं काम कर रहा है। उद्देश्य रक्त संचार बहाव प्रकारी। उसके बाद कब तक? चिकित्सीय सहायता तब तक। 57 प्रश्न है, पीड़ित को छूने से पहले बिजली बंद है या नहीं? सॉरी, पीड़ित को छूने से पहले बिजली बंद है या नहीं, जांचने की सूचित विधि क्या है? तो यूजिंग टेस्टर। और 52 प्रश्न है, मेन पर्पस ऑफ रेगुलर ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस इज टू। नियमित ट्रांसफार्मर रख रखाव का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य होता है इंश्योर रिलायबल ऑपरेशन एंड प्रिवेंट फेलियर, विश्वसनीय संचालन सुनिश्चित कराना और विफलताओं को रोकना। नियमित रखरखाव में आपका तेल परीक्षण, इंसुलेशन की जांच, कनेक्शन कसाव और
कूलिंग सिस्टम की निरीक्षण शामिल होता है। इसका मुख्य उद्देश्य विश्वसनीय संचालन सुनिश्चित करना और खराबी से बचाव करना होता है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इंक्रीज ट्रांसफार्मर लाइफ, निवारक रखरखाव ट्रांसफार्मर का जीवन बढ़ाता है। अधिक ताप और इंसुलेशन विफलता ट्रांसफार्मर खराबी के समान कारण होते हैं। 72वां प्रश्न, ट्रांसफार्मर में तेल पर समानता कौन सा आवधिक परीक्षण किया जाता है? ट्रांसफार्मर में समानता जो आवधिक परीक्षण किया जाता है वो है आपका बीडीवी टेस्ट, ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट। तो ऑप्शन आपका जो होगा बी राइट होगा। बीडीवी टेस्ट चेक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल, गुड ऑयल मस्ट विथस्टैंड हाई वोल्टेज विदाउट ब्रेकडाउन। बीडीवी परीक्षण तेल की डाइलेक्ट्रिक शक्ति को मापता है। अच्छा तेल उच्च वोल्टेज सहन करने में सक्षम होना चाहिए। स्वस्थ तेल का बीडीवी समानता जो होता है आपका 30 kV से अधिक होता है, 30 से लेकर 33 तक। ठीक है, यहाँ पे नमी तेल की डाइलेक्ट्रिक शक्ति कम करती है। 73 नंबर प्रश्न है, द सिलिका जेल ब्रीदर इन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज यूज टू। वितरण ट्रांसफार्मर में सिलिका जेल ब्रीदर का उपयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? इसका मुख्य जो यूज होता है एज और मॉइस्चर फ्रॉम इनकमिंग एयर, आने वाली हवा से नमी को अवशोषित करना। सिलिका जेल कंजर्वेटर टैंक में प्रवेश करने वाली हवा से नमी अवशोषित करता है, जिससे तेल में नमी नहीं जाती है। तेल में नमी इंसुलेशन शक्ति कम करती है। संतृप्त होने पर सिलिका जेल का रंग बदलता है। जैसे यहाँ पे आप लोगों को कलर बता दूँ कि अगर कोई सिलिका जेल प्योर है उसका कलर जो होगा आपका ब्लू कलर का होगा, और जब मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा उस समय उनका जो कलर हो जाता है आपका पिंक कलर का हो जाता है। तो ये कलर भी पूछता है, तो आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। सिलिका जेल का रंग नीले से गुलाबी होना का संकेत क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ही आ गया। तो इसका मतलब है कि मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन, नमी अवशोषण। तो ऑप्शन आपका जो है बी राइट होगा। नीला सिलिका जेल नमी सोखने के बाद में गुलाबी कलर का हो जाता है। गुलाबी रंग दर्शाता है कि सूखना या बदलना आवश्यक है। पिंक कलर मीन्स रिप्लेसमेंट और ड्राइंग इन रिक्वायर्ड। गर्म करने पर सिलिका जेल पुनः उपयोग होता है। 75वां प्रश्न है, कौन सी रखरखाव गतिविधि टर्मिनलों पर उचित विद्युत संपर्क सुनिश्चित करती है? विच मेंटेनेंस एक्टिविटी इंश्योर प्रॉपर इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट एट टर्मिनल्स। कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर का बी राइट होगा। चेकिंग एंड टाइटनिंग कनेक्शन, कनेक्शन की जांच और कसाव। ठीक है, ढीले टर्मिनल से गर्मी और वोल्टेज ड्रॉप होता है। कसाव उचित संपर्क सुनिश्चित करता है। ढीले कनेक्शन से स्पार्किंग हो सकती है। नियमित निरीक्षण आग के खतरों को कम करता है। अब है कि 1 किलोवाट बराबर होता है, 1 किलोवाट बराबर यहाँ पे देखिए तो 1000 वोल्ट होता है। देखिए 1 किलो वोल्ट बराबर होता है 1000 वाट। यहाँ पे एसआई आप देखिए परफिक्स तो आपका 10 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, यानी 1000 किलो। ठीक है, 1 MV बराबर 10 की पावर आपका 6 वोल्ट। 1 MV बताए हैं। जैसे एसआई उपसर्ग बड़ी संख्याओं को सरल बना देते हैं। नेक्स्ट है 77 नंबर, विद्युत शक्ति की एसआई मात्रक जो होती है क्या होती है? वाट होती है। ठीक है, शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय। इसका मात्रक जो है आपका वाट है। ठीक है, वाट बराबर क्या होता है? जूल बटे सेकेंड होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर बराबर होता है पी बराबर VI होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जरूर ध्यान रखेंगे। प्रतिरोध को मापा जाता है D ओम में मापा जाता है। प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम है। ठीक है, ओम का नियम भी जानते होंगे। V बराबर क्या होता है? IR होता है। अधिक प्रतिरोध धारा को कम करता है। जूल क्या है? ऊर्जा का है। फोर्स का क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, वाट पावर का है। ओम रेजिस्टेंस का है। धारिता को मापा जाता है B फैराड में। तो ऑप्शन आपका जो होगा बी राइट होगा। धारिता की इकाई जो है फैराड है। ठीक है, यहाँ पे कुछ फार्मूला दिए हैं। C बराबर Q बटे V होता है। C बराबर Q बटे VI भी बोल सकते हैं। 1 माइक्रो फैराड और 10 के पावर -6 फैराड होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखेंगे। एसी वोल्टेज मापने के लिए मल्टीमीटर का सेट करें। कैसे करें? तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा। एसी वोल्ट। ठीक है, एसी वोल्टेज मापने हेतु चैन एसी भी पर सेट किया जाता है। ठीक है, डीसी भी केवल डीसी वोल्टेज के लिए होता है। गलत मोड से गलत रीडिंग मिल सकती है। तो अगर आपको मल्टीमीटर में एसी वोल्टेज मापना है तो आपको एसी पे आपको क्लिक करना होगा, वहाँ पे आपको सेट करना होगा। धारा मापते समय मल्टीमीटर को किस प्रकार जोड़ा जाना चाहिए? धारा मापते समय आपका मल्टीमीटर को सीरीज में जोड़ा जाता है। तो हमेशा एम्पियर मीटर को सीरीज में जोड़ते हैं, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में यानी पैरेलल में जोड़ते हैं। यहाँ पे सीरीज होगा। तो ऑप्शन आपका जो है 1 राइट होगा। ठीक है, धारा मापने के लिए मल्टीमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है ताकि धारा मीटर और लोड
दोनों से गुजरे। ठीक है, एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध बहुत ही कम होता है। एमीटर को समांतर क्रम जोड़ने से मीटर खराब हो सकता है। मल्टीमीटर पर निरंतरता परीक्षण फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो मल्टीमीटर पर निरंतरता परीक्षण फंक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बी। ठीक है, दो बिंदुओं को विद्युत रूप से जुड़े होने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन आपका जो होगा बी राइट होगा। यहाँ पे देखिए, निरंतरता मोड यह जांचता है कि परिपथ पूरा है या नहीं। कम प्रतिरोध होने पर बीप ध्वनि आती है। कंटिन्यूटी टेस्ट इज यूजफुल फॉर चेकिंग वायर्स एंड फ्यूजेज। इट्स इंडिकेट नियर जीरो रेजिस्टेंस। 83वां प्रश्न, बिफोर यूजिंग द मल्टीमीटर द फर्स्ट सेफ्टी स्टेप इज टू। तो मल्टीमीटर का उपयोग करने से पहले क्या सुरक्षा कदम होता है? सबसे पहले है टच बोथ प्रोब्स टुगेदर, दोनों जांचों को एक साथ छूना। ठीक है, तो ऑप्शन आपका जो होगा एक राइट होगा। दोनों जांचों को छूकर मीटर की कार्यक्षमता और शून्य रीडिंग की पुष्टि की जाती है। तो सबसे पहले यही काम किया जाता है। टचिंग प्रोब्स टुगेदर हेल्प्स चेक मीटर फंक्शनलिटी एंड कंफर्म कंटिन्यूटी मोड और जीरो रीडिंग बिफोर एक्चुअल मेजरमेंट। जीवित प्रपथ मापने से पहले कार्यक्षमता जरूर जांच करते हैं। ठीक है, गलत सेटिंग से मीटर खराब या चोट लग सकती है। 84वां प्रश्न है, यदि मल्टीमीटर प्रतिरोध मोड में जीरो या बहुत कम मान दिखाता है तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है शॉर्ट सर्किट या कम प्रतिरोध। मल्टीमीटर मोड में, प्रतिरोध मोड में अगर जीरो या बहुत कम मान दिखाता है, इसका मतलब क्या है? शॉर्ट सर्किट और लो रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ऑप्शन आपका जो होगा बी राइट होगा। बहुत कम प्रतिरोध शॉर्ट सर्किट या अच्छा चालक मार्ग को दर्शाता है। खुला प्रतिरोध बहुत अधिक प्रतिरोध या ऑयल दिखाता है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट का अर्थ लगभग जो होता है, शॉर्ट सर्किट का अर्थ लगभग शून्य प्रतिरोध होता है। नेक्स्ट है, डिजिटल मल्टीमीटर ऑयल दर्शाता है जब, कब दर्शाता है? बहुत अधिक प्रतिरोध या खुला परिपथ हो तब आपको दिखाता है। तो ऑप्शन आपका जो होगा बी राइट होगा। डिजिटल मल्टीमीटर ऑयल दर्शाता है जब क्या होगा? बहुत अधिक प्रतिरोध या खुला परिपथ हो। ठीक है, ऑयल का अर्थ है खुला परिपथ है या माप सीमा से अधिक प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध मोड में ऑयल का अर्थ है अनंत प्रतिरोध होता है। ठीक है, वोल्टेज मोड में ऑयल ओवरलोड दर्शाता है। उसके बाद वेन टेस्टिंग ऑफ फ्यूज विथ अ मल्टीमीटर इन कंटिन्यूटी मोड अ बीप साउंड इज इंडिकेट। निरंतरता मोड में मल्टीमीटर से फ्यूज परीक्षण करते समय बीप ध्वनि संकेत देती है। क्या देती है? तो फ्यूज ठीक है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका जो होगा बी राइट होगा। निरंतरता मोड में बीप ध्वनि कम प्रतिरोध का संकेत है, अर्थात फ्यूज सही है और धारा प्रवाहित हो सकती है। उड़ा हुआ फ्यूज बीप नहीं देता और उच्च प्रतिरोध दिखाता है। निरंतरता मोड त्वरित परिपथ की जांच के लिए उपयोग किया जाता है। तो कंटिन्यूटी मोड यूजफुल फॉर क्यू सर्किट चेकिंग। 87वां प्रश्न, यदि अपेक्षित मान ज्ञात नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए? तो क्या करेंगे? तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, स्टार्ट विद द हाईएस्ट रेंज, उच्चतम रेंज से शुरू करेंगे। मल्टीमीटर को सुरक्षित रखने हेतु उच्चतम रेंज से प्रारंभ कर धीरे धीरे कम रेंज पर आएंगे। ठीक है, उच्च रेंज ओवरलोड से सुरक्षा देती है। सटीकता हेतु रेंज धीरे धीरे कम करें। उसके बाद क्लैंप मीटर मुक्त मापने के लिए किया जाता है। क्लैंप मीटर का उपयोग परिपथ को काटे बिना धारा मापने के लिए उपयोग किया जाता है। क्लैंप मीटर चालक के चारों ओर क्लैंप करके बिना परिपथ तोड़े धारा को मापता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। उच्च धारा मापने में उपयोगी होता है। क्लैंप मीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? क्लैंप मीटर जो है आपका भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्लैंप मीटर किस प्रकार? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे कार्य करता है। क्लैंप मीटर धारा से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को मापकर विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। यह फैराडे के प्रेरण नियम पर आधारित है। परिपथ को तोड़ने की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। 19वां प्रश्न, यदि समान विपरीत धाराएं ले जाने वाले दो चालक क्लैंप मीटर में हो तो मीटर दिखाएगा। तो कह रहा है इफ टू कंडक्टर कैरिंग इक्वल अपोजिट करेंट पास थ्रू द क्लैंप मीटर या द मीटर बिल शो क्या करेगा? शून्य शो करेगा। ऑप्शन आपका बी राइट होगा। समान और विपरीत धाराएं चुंबकीय क्षेत्र को निरस्त कर देती है। समान एवं विपरीत धाराएं जो होता है चुंबकीय क्षेत्र को निरस्त कर देती है, इसलिए रीडिंग शून्य होगा। क्लैंप मीटर कुल चुंबकीय क्षेत्र को मापता है। फेज और न्यूट्रल के साथ रखने पर रीडिंग लगभग शून्य होती है और फेज और न्यूट्रल को एक साथ रखने पर जो रीडिंग बताती है आपका शून्य बताती है। 91वां प्रश्न, क्लैंप मीटर से धारा मापते समय फेज और न्यूट्रल दोनों का अंतर रखने से सी क्या होगा? सो जीरो और एवरी लो शून्य या बहुत कम रीडिंग बताएगा। तो ऑप्शन आपका जो होगा सी राइट होगा। फेज और न्यूट्रल की धाराएं समान और विपरीत होती है, इसलिए रीडिंग लगभग शून्य होती है। सही मापन हेतु केवल एक चालक क्लैंप
सही मापन हेतु केवल एक चालक क्लैंप करें। लीकेज करंट जांच में उपयोगी होती है। 3, 4, 5 सभी भुजाओं वाले त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? तो परिमाप सिंपली निकाल सकते हैं, जोड़ देंगे तो आपका 3, 4, 7, 5, 12 तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा भी पूछा जा सकता है 3, 4, 5 सेंटीमीटर एक किस प्रकार का त्रिभुज है? तो ये जो है आपका राइट एंगल है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, क्योंकि दो भुजाओं का वर्ग जो है तीसरे भुजा के वर्गमूल के बराबर होता है। तो ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए कितना आ जाएगा। परिमाप सभी भुजाओं का योग होता है 12 हो जाएगा। ठीक है, 3, 4, 5 समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, आप जो है पेरीमीटर का फॉर्मूला जानते होंगे, P बराबर होता है A+B+C होता है। सिलेंडर का आयतन का सूत्र पूछा है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछे हैं। तो आयतन का होता है क्या? आयतन क्या होता है? πr²h। तो ऑप्शन आपका जो है E राइट होगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एरिया बेस एरिया गुने हाइट होता है, तो बेस एरिया πr² और वॉल्यूम होगा πr²h। ठीक है, सिलेंडर का आयतन है आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल πr², आयतन जो होता है πr²h। ओके, आयतन की इकाई जो होती है आपका सेंटीमीटर घन या मीटर घन में होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट है शंकु का आयतन क्या होता है? तो 1/3 गुने πr²h। 7 सेमी त्रिज्या वाला वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। 7 का वैल्यू पुट करेंगे तो 49 पाई आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका जो होगा बी राइट होगा। आप लोग जानते होंगे कि क्षेत्रफल क्या होता है? πr² होगा, इस पर 50 पाई आ गया। उसके बाद डायमीटर अगर कहें तो 2r होता है। नेक्स्ट है 4 सेमी भुजा वाले घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन बराबर क्या होता है? भुजा के क्यूब। तो ऑप्शन और आपका जो होगा 1 राइट होगा, 64 घन सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे सरफेस ऑफ क्यूब बराबर क्या होता है? 6a, यानी 6 गुने भुजा का स्क्वायर होता है। और डायगोनल ऑफ क्यूब बराबर होता है √3a। ठीक है, √3a होता है। तो ऑप्शन आपका जो होगा, ऑप्शन करें यहाँ पे आपका a गुने √3 बोले या √3a बोले, दोनों ही सेम ही है। 5 सेमी भुजा वाला वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप क्या होगा? 4 गुना भुजा, तो आपका हो जाएगा 5 के 20। तो ऑप्शन आपका 1 राइट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। ठीक है, सभी वर्ग के सभी कोणों का योग जो है, सॉरी वर्ग के सभी कोण जो होते हैं 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, वर्ग के सभी कोण जो होते हैं आपका 90 डिग्री होते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई होता है। तो ऑप्शन आपका जो है 1 राइट होगा, आधार गुने ऊंचाई होता है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई होता है। विपरीत भुजाएं बराबर और समांतर होती है, विपरीत कोण भी बराबर होते हैं। 98 नंबर है, यदि एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण 70 डिग्री है तो आसन कोण होगा क्या होगा? D 110। ठीक है, एडजेसेंट एंगल इज पैरेललोग्राम मोड सप्लीमेंट्री। ठीक है, आसन कोणों का योग 180 डिग्री C होता है। विपरीत कोण समान होते हैं, आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 8 सेमी और 14 सेमी भुजाएं वाला समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा? C। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा? 44 सेंटीमीटर होगा। कैसे होगा? पेरीमीटर पर होता है 2 गुने आपका 2 × a+b होता है। तो यहाँ पे भुजा पुट करेंगे, 8 सेमी 14 सेंटीमीटर है तो आपका 44 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, परिमाप केवल भुजाओं पर निर्भर करता है, विपरीत भुजाएं इसके समान होते हैं। समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग कितना होता है? तो समांतर चतुर्भुज आसन कोणों का योग जो होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, आसन कोण पूरक होते हैं। ठीक है, योग आपका 180 डिग्री होता है। सभी चतुर्भुज के कोण का योग हो जाता है आपका 360 डिग्री। समांतर चतुर्भुज एक विशेष चतुर्भुज होता है, यानी स्पेशल आपका क्वाड्रेटरल होता है। ठीक है, भारत की आधिकारिक भाषा हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो आप लोग जानते होंगे देवनागरी में लिखी जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के एक अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, देवनागरी लिपि संस्कृत और मराठी में भी उसका उपयोग किया जाता है। आधिकारिक प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप उपयोग किया जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया है? तो अनुच्छेद 343। ठीक है, अनुच्छेद 351 हिंदी के प्रचार के बारे में चर्चा किया गया। संविधान लागू होने के बाद 15 वर्षों तक अंग्रेजी प्रयोग की अनुमति थी, बाद में ये बढ़ाई गई, अभी तक लागू है। राजभाषा कार्यान्वयन के सरकारी क्षेत्र को कितने भाषाई क्षेत्र में विभाजित किया गया है? राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने में सरकारी क्षेत्रों को कितने भाषाई क्षेत्र में विभाजित किया है? तो 3। ठीक है, समूह का ख ग। यहाँ पे राजभाषा नियम 1976। राजभाषा नियम, ध्यान रखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियम में। तो राजभाषा नियम है 1976 है, राजभाषा अधिनियम जो है आपका 1963 है। अनुसार कार्यान्वयन हेतु देश को ABC क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ठीक है, यहाँ पे A क्षेत्र जहाँ पे हिंदी बोले जाते हैं, B क्षेत्र जहाँ पे आंशिक रूप से हिंदी बोले जाते हैं, और C क्षेत्र जहाँ पे बिल्कुल हिंदी ना ही बोले जाते हैं। हिंदी दिवस राजभाषा किस तारीख को मनाया जाता है? तो 14 सितंबर आप लोग जानते होंगे। ध्यान रखिएगा, अगर पूछे कि अगर विश्व हिंदी दिवस कब है तो 10 जनवरी राइट आंसर होगा। ठीक है, पहला विश्व हिंदी दिवस 1953 मनाया गया था। इस अवसर पर राजभाषा पुरस्कार दिए जाते हैं।
ठीक है। तो राजभाषा पुरस्कार किस अवसर पर दिया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस, हिंदी दिवस के अवसर पर। क्षेत्र ए के अंतर्गत कौन सा राज्य आता है? क्षेत्र के अंतर्गत जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, जैसे इसमें कौन सा है? तेलंगाना होगा नहीं, आंध्र प्रदेश होगा नहीं, तमिलनाडु होगा नहीं, तो उत्तर प्रदेश आंसर होगा इसका। ठीक है। तो रीजन ए में आप लोग बताए गए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार आपका हो गया, राजस्थान हो गया, ये सभी ए में आते हैं। तमिलनाडु सी में आता है। क्षेत्र वर्गीकरण राजभाषा नियम 1976 के अंतर्गत निर्धारित है। क्षेत्र बी के अंतर्गत कौन सा आता है? क्षेत्र बी के अंतर्गत गुजरात आता है। तो ऑप्शन आपका जो होगा यहाँ पे देखिए तो एक राइट होगा। ठीक है। क्षेत्र बी राज्य आते हैं जिन्हें केंद्र सरकार के साथ पत्राचार हेतु हिंदी अपनाई गई, किंतु मुख्य राजभाषा नहीं है। गुजरात क्षेत्र बी में आता है। महाराष्ट्र और पंजाब भी बी में ही आते हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान जो है आपका ए में आते हैं। क्षेत्र सी के अंतर्गत कौन से आते हैं? क्षेत्र में सी में आपका केरला हो गया, जहाँ पे बिल्कुल हिंदी नहीं बोले जाते हैं, तो यहाँ पे नहीं बोले जाते केरल में। क्षेत्र सी में वे राज्य आते हैं जहाँ हिंदी न तो राजभाषा और न ही केंद्र के साथ पत्राचार हेतु अपनाई गई है। ठीक है। तो केरल सी क्षेत्र में आता है। आपका सी क्षेत्र में तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश सी क्षेत्र में आता है। साथ ही पूर्वोत्तर की जो 7 बहनें हैं वो भी आपका सी में ही आते हैं। क्षेत्र वर्गीकरण राजभाषा नियम 1976 के अंतर्गत निर्धारित है। 108 नंबर राजभाषा नियम के अनुसार तमिलनाडु किस क्षेत्र में आता है? तो पर भी बताया आपका सी में आता है। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार तमिलनाडु क्षेत्र सी में आता है। क्षेत्र सी में राज्य मुख्यतः अंग्रेजी के पत्राचार करते हैं। क्षेत्र सी हिंदी अनिवार्य नहीं है। 109 संभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन है? संभागीय की बात कर रहा है, डिवीजनल लेवल पे तो DRM होते हैं। ऑप्शन आपका जो होगा एक राइट होगा। ठीक है। रेलवे में संभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष मंडल रेल प्रबंधक DRM होते हैं। राजभाषा अधिकारी सदस्य सचिव के रूप में कार्य करते हैं। समिति हिंदी के कार्यान्वयन की निगरानी करती है। और आज का अंतिम प्रश्न है, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की अवधि क्या होती है? तो 1C ने 3 मंथ्स। ठीक है। यानी एक साल में देखें तो 4 बार। आधिकारिक निर्देशों के अनुसार राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक जो है त्रैमासिक यानी 3 महीने में एक बार होती है, आयोजित की जाती है। त्रैमासिक बैठक नियमित निगरानी सुनिश्चित कराती है। बैठक की कार्यवाही उच्च अधिकारियों को भेजी जाती है। तो दोस्तों फाइनली ये पेपर समाप्त हुआ। 110 प्रश्न देखिए, काफ़ी इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। और खास बात यह है कि इसमें जो है आपको बिल्कुल डिटेल से सोल्यूशन बताया हूँ, साथ साथ में आपको फैक्ट्स में बताया हूँ। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग सेव करके रख लीजिए और आप कम से कम 2 से 3 बार देखेंगे, सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।